Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcomes you on this online digital platform of Prince EduHub. So my dear students, in the previous class we discussed about the charge distribution, linear charge distribution, surface charge distribution and the volume charge distribution. Again I would like to recall all these things. So the first is the first charge distribution. The first is linear charge distribution. Okay beta. Second is surface charge distribution. And third is volume charge distribution. If charge is distributed along a line, अगर चार्ज एक लाइन के along distributed है, this said to be linear charge distribution. If charge is distributed over the surface, this is called surface charge distribution. If charge is distributed in the volume of body, then this is called volume charge distribution. अब बेटा देखिए एक बात मैंने यहां पर कही थी आपको, द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज फॉर द कंडक्टर्स. याद कीजिए अपने एक बात कही थी कि कंडक्टर के अंदर अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है. भैया अगर चार्ज जीरो है, जैसे मैं आपसे एक बात कीजिए, मैं ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, यहां से और अच्छे से क्लियर होगा. मैं कहता हूं चार्ज्ड स्पेयर. चार्ज स्पेयर एक स्पेयर है मेरे पास में, कंडक्टिंग स्पेयर है. स्पेयर समझ गए? ऐसे पोर्ट देखा आपने, पोर्ट तो पोर्ट का है जो ऊपर वाला जो मुंह है उसे आप बंद कर दीजिए तो पोर्ट क्या बन गया? स्पेयर बन गया. ठीक है बेटा. अब स्पेयर है जो चार्ज्ड, ये रहा स्पेयर. अब ये कंडक्टर है बेटा, कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर. कौन सा स्पेयर है? कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर. बेटा अंदर चार्ज कितना होगा? जीरो होगा. अब मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज्ड है, मैं कह रहा हूं कि ये चार्ज्ड है, अंदर चार्ज है नहीं, तो फिर होगा कहां पर? बाहर, इसकी सरफेस पर होगा. सो इन दिस केस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो यहां पर मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करूंगा बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, ये किसके लिए होता है बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए है. तो देखिए यहां पर इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, this is called linear charge distribution. If charge is distributed over the surface, this is called surface charge distribution. और अगर चार्ज किसी बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको अपन कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये किसके लिए होता है बेटा? इंसुलेटर्स के लिए. किसके लिए होता है? इंसुलेटर्स के लिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. यहां देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास में कोई कंडक्टर है. क्या है बेटा? कंडक्टर है. और कंडक्टर भी कैसा है? इंसुलेटिंग कंडक्टर है. सॉरी, इंसुलेटिंग स्पेयर है. कंडक्टर नहीं, इंसुलेटिंग स्पेयर. ये रहा. अब अगर ये इंसुलेटर है तो चार्ज कहां पर होगा? सरफेस पर नहीं होगा. सरफेस पर किसके केस में होता है? कंडक्टर के केस में होता है. इंसुलेटर में सारा चार्ज कहां रहता है? उसके अंदर होता है. तो यहां पर चार्ज इसके अंदर है, इसके वॉल्यूम में है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. कंडक्टर होता तो चार्ज सारा सरफेस पे होता तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता. एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू dq by dl. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू dq by ds. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू dq by dv. कूलॉम पर मीटर क्यूब, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और ये कौन हो गया बेटा? कूलॉम पर मीटर. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर एक बेस्ट छोटा सा एग्जांपल अपन करते हैं, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा. क्लियर बेटा? नेक्स्ट हेडिंग देखिए, एग्जांपल देखिए. एग्जांपल,
इस एग्जाम्पल्स पर आने से पहले अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। मैं फिर से सारी चीजें क्लियर की हुई है, डिस्कस की हुई है अपनी, लेकिन फिर से मैं आपको एक रिकॉल करवा देता हूं। सपोज दैट ये चार्ज क्यू है, ठीक है बेटा, चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। माइनस क्यू चार्ज है, इससे भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यहां चार्ज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज द नेगेटिव। इस के क्यू अपन आर स्क्वायर की इस ई की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड द पॉइंट, ऐसे होगी सी की डायरेक्शन। बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, क्लियर है। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर करके। जैसे देखिए मैं कहता हूं, मैं चले एक एग्जांपल दे देता। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई चार्ज क्यू है और इस क्यू की वैल्यू है 2 कूलम। इस 2 कूलम चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर, कितने मीटर डिस्टेंस पर, 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ठीक है बेटा। 2 मीटर कह दीजिए अब, या 3 मीटर कह दीजिए, 2 मीटर और 3 मीटर। तो आपने क्या कहा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई कोस टू के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू कितना है बेटा 2 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। आर मीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 9, 9 तो 9 कैंसिल आउट, तो ई कितना हुआ 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। आपने ई निकाल लिया बेटा। चलिए, तो ये तो आया है आपके पास में मैग्नीट्यूड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर निकाला आपने, ध्यान कीजिए इस पॉइंट पर। आप कौन से पॉइंट पर निकाला आपने, इस पॉइंट पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर निकाला है। तो चार्ज 2 कूलम से 3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई 2 इंटू 10⁻⁹, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। कैसी होगी, आउटवर्ड। और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर यही ऐसे मैं कहता -2 कूलम, डिस्टेंस कितनी बेटा 3 मीटर, तो ई की वैल्यू तो इतनी आती है आपके पास में, लेकिन इस ई की 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम की डायरेक्शन कहां होती, ऐसे होती, टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज। ऐसा क्यों बताया था ना प्रीवियस क्लास में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है, और पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम चार्ज होती है, ठीक है बेटा। चलिए अब अपन नेक्स्ट एक एग्जांपल पर पढ़ते हैं। एग्जांपल है, सपोज दैट वी हैव ए सर्कुलर रिंग। बड़े ध्यान से समझना है इस एग्जांपल को। यहां पर मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन है मेरे पास में कि सपोज दैट वी हैव ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point which is situated on its axial line at a distance x। थोड़ा कम समझ में आया होगा, चलिए मैं डायग्राम बना के समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। वी हैव ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग है, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। इसकी रेडियस कितनी है, ए है। We have to find out the electric field on a point which is situated on its axial line at a distance x from the center। इसका मतलब हुआ कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से। कहां कैलकुलेट करना है, इसी की एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है P, जो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। बेटा एक्सियल लाइन समझ गए, जैसे इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर से ये जो लाइन है ये कौन सी है, इसकी एक्सियल लाइन है। इसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और ये चार्ज्ड सर्कुलर रिंग है। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए, तो
अपन क्या कह सकते हैं यहां पर, ये कौन सा केस है बेटा, मुझे बताइए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा केस है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। बड़े ध्यान से इसको देखिए, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिंग है, इस रिंग की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा ही ना, बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक काम कीजिए, ऐसा हुआ क्यों, ये गलत क्यों, उसको सुनिए। आप एक काम कीजिए ना बेटा, एक स्ट्रेट वायर लीजिए, ठीक है, ये लो, ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लाइन है कि सरफेस है, दिस इज अलोंग द लाइन, सो दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को ही बेंड करके मैंने क्या बना दिया, इसी को ही मैंने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कुलर। तो ये बेटा सरफेस नहीं है, सरफेस के लिए क्या होगा, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, जैसे स्पेयर है, वो स्पेयर कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है, ये सर्कुलर, ये क्लोज नहीं है बेटा, ये क्लोज नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ये सर्कुलर बन गए, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी नाम आता है तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो याद कीजिए, अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जब भी अपने पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमेंट एज्यूम करेंगे, क्या यूज करेंगे अपन, एलिमेंट एज्यूम करेंगे, और उस एलिमेंट के लिए कैलकुलेशंस करेंगे अपन। फिर अपने को टोटल कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कैसे लेते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि इस रिंग पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द क्यू। क्यू क्या है, द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस पर, इस रिंग पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द क्यू। रिंग की रेडियस कितनी है बेटा, ए। मुझे करना क्या है, इस रिंग पर जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और बेटा पॉइंट पी कहां है, इस रिंग की एक्सियल लाइन पर है, और पॉइंट पी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पूरे लाइन टू लाइन लिखवाते जा रहा हूं यहां पर, देखिए आपको, देखो, वी हैव टू find out electric field on the axial line, of circular ring. For this purpose we assume an element on ring. For this purpose we assume an element on this ring. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस रिंग पर एक एलिमेंट एज्यूम करूंगा। तो चलिए एक एलिमेंट एज्यूम करता हूं, छोटा सा पार्ट। I think you all know that what is the mean by element, very small part, very small part। बेटा इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। कितनी लेंथ है बेटा इस एलिमेंट की, dl। देखो फिजिक्स में किसी के भी आगे स्मॉल डी लगा देते हैं ना, स्मॉल डी। जैसे देखिए x इज द डिस्टेंस, इसके आगे अगर आपने स्मॉल डी लगा दिया तो डिस्टेंस जो थी वो कितनी बन गई, छोटा सा पार्ट बन गई, एलिमेंट बन गई, छोटा सा टुकड़ा बन गई। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। इस छोटे से पार्ट का चार्ज कितना होगा, डी क्यू। चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पी पर इस एलिमेंट की वजह से कैलकुलेशन करूंगा। किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसे डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई। अरे भैया ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई के आगे डी लगा दिया तो कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़े से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा सा। एलिमेंट की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डी, थोड़ा सा होगा। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कहां रहेगी, बाहर। क्लियर, चलिए
और ये अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन कहां पर होती, इस डी की, होता इस पॉइंट पर डी, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती, डी के अंदर। सिमिलरली व्हाट आई डिड, इसी के डायमीटर के अपोजिट मैंने एक एलिमेंट और अज्यूम किया, लेंथ ऑफ एलिमेंट इज डीएल, और इस डीएल पर चार्ज कितना, डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी क्यू की वजह से यहां पर भी कितना होगा, डी ई होगा। कितना होगा बेटा, डी होगा। सपोज दैट दिस डी ई इज मेकिंग एंगल थीटा, ये डी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। तो बेटा थीटा एंगल बना रहा है तो इस डी के कंपोनेंट होंगे, इन द क्लास 11th you studied that V angle theta, this will be the V cos theta, this will be the V cos theta and this will be the V sin theta। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं, तो डी का, इस डी का इधर कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, और इस डी का इधर डी ई साइन थीटा। ओके बेटा, गॉट इट। एंड this d's also will be component in this side de cos theta and it will be the de sin theta। ओके बेटा, देखिए d sin theta, what d sin theta has the opposite direction, both de sin theta has a opposite direction, so they will cancel out each other। बेटा दोनों डी साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या डी cos थीटा कैंसिल आउट हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। व्हाई, बोथ डी cos थीटा हैविंग द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन सेम होती है, दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, दे एड अप विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहां से एक चीज देखना पड़ा, मैं जो सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता रहा हूं, इस पूरी सर्कुलर रिंग पर मैंने दो एलिमेंट अज्यूम किए। कितने एलिमेंट अज्यूम किए, ओनली 2 एलिमेंट अज्यूम किए। इन 2 एलिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, 2 एलिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, इन 2 एलिमेंट से कंक्लूजन निकला कि साइन कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दो से बता रहा हूं मैं अभी तक, 2 से कंक्लूजन निकला कि इस रिंग पर जब मैंने 2 एलिमेंट अज्यूम किए तो दोनों एलिमेंट्स के साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर व्हाइल द कोस कंपोनेंट्स विल एड अप। तो बेटा एक बात सोचिए, एक बार सुनना बात को ध्यान से, इस रिंग के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके क्या साइन कंपोनेंट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन देंगे क्या, जी नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर चुके, दोनों जीरो हो चुके हैं। तो पॉइंट पी पर दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, कॉस कंपोनेंट्स की वजह से। कौन से कंपोनेंट्स की वजह से, कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, इस रिंग पर आप चाहे जितने एलिमेंट्स अज्यूम करो, यू कैन अज्यूम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट अज्यूम कर लो, सारे एलिमेंट्स के साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स के डी ई कॉस थीटा ही पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देंगे। सो दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम 2 एलिमेंट्स। ये 2 एलिमेंट से कंक्लूजन निकलता है कि इस रिंग पर आप चाहे जितने एलिमेंट अज्यूम कर ले, सबके साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ कौन सा बचेंगे, डी कॉस थीटा बचेंगे। तो एक काम करता हूं ना यार, पॉइंट पी पर मुझे पता चल गया कि हर कंपोनेंट का डी कॉस थीटा, हर एलिमेंट का जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट होगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर। तो जितने भी एलिमेंट अज्यूम कर सकता हूं मैं इस पर, सारे एलिमेंट्स के डी ई कॉस थीटा को ऐड कर दूं, यस और नो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी caused by d e cos theta component of each element while d e sin theta component of each element will cancel out each other, yes or no। हर एलिमेंट के जो डी कॉस डी साइन थीटा वो सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा होगा,
डी कॉस थीटा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ई, मान लीजिए पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है, तो सारे एलिमेंट्स के डी कॉस थीटा को ऐड करता जाऊं, क्या करूंगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, सारे डी कॉस थीटा को ऐड करता जाऊं। और ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। कौन करता है, इंटीग्रेशन। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो चाहिए डी ई और एक और कौन चाहिए मुझे, कॉस थीटा। बेटा डी कौन है, ध्यान से देखिए, हु इज द डी, डी ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट की वजह से है। इससे एलिमेंट और इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस आप कितनी एज्यूम कर लीजिए, आर कर लीजिए। सो हु इज द डी, डी ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट। क्लियर बेटा। चलिए तो डी निकाल सकता हूं मैं, देखो बेटा ई कोस क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज क्यू है, आर कौन होती है बेटा, पॉइंट, पॉइंट और चार्ज के बीच की सेपरेशन। तो यहां से देखना डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। बट लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। सो डी क्यू इक्वल टू बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू मिल गई, डी की मिल गई। नाउ कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वी ऑल नो दैट कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, ओके थीटा। So this is the perpendicular, this is the base and this is the hypotenuse, yes or no। तो cos theta equals to base upon hypotenuse x by r, x by r, so it will be x by r, yes or no beta। So now E is equals to integration of dE cos theta। So E is equals to integration, D is the k lambda dl upon r square into x by r, okay beta। r square into r, it will be r cube। So E is equals to, the constants उसको बाहर ले रहा हूँ, k lambda x out, k lambda x is out upon r square into r, r cube integration dl, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मैंने डीएल यहां पर एज्यूम किया है, इससे डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, द टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। और बेटा सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। लेकिन मैंने रेडियस कितनी एज्यूम कर रखी है, ए। सो इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई ए। डीएल का इंटीग्रेशन करने पर टोटल लेंथ मिलेगी, टोटल लेंथ मिलेगी जहां पर। और टोटल लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस कितनी है, ए है तो 2 पाई ए। क्लियर। चलिए सो इट विल बी ई कोस टू के लेमडा एक्स 2 पाई ए अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। अब ये चीज बड़े ध्यान से समझना, आर क्यूब, ये आर मैंने कैसे लिखा बेटा, हु इज द आर, आर इज द हाइपोटेनियस। एंड वी ऑल नो दैट hypotenuse is equals to under root base square plus perpendicular square, yes or no। So r is equals to under root a square plus x square। So r is equals to a square plus x square the power 1 by 2। beta root means power 1 by 2, yes or no। So r cube is equals to 3 by 2। So r cube is equals to
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। इसको देखिए, ये समझ आया नहीं है। x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो r क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 1/2। तो r क्यूब है तो ऊपर पावर 3 लगा दिया मैंने, सो r क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। यस और नो? तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। नाउ is equals to sorry, this one is the k x q pi a into lambda upon a square plus x square the power 3/2। ठीक है बेटा, चलो 2 पाई इंटू लेमडा, 2 पाई इंटू लेमडा। अब एक चीज देखना है आपसे, इस कंप्लीट रिंग के लिए मैं लिखता हूं, किसके लिए लिखता हूं? इस कंप्लीट रिंग के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं मैं बेटा? कंप्लीट रिंग के लिए लिख रहा हूं। किसके लिए लिख रहा हूं? कंप्लीट रिंग के लिए। वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर कंप्लीट रिंग, कंप्लीट चार्ज अपन कंप्लीट लेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू कंप्लीट रिंग के लिए लिख रहा हूं तो टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है इसका क्यू, और लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई है। तो लैम्डा इंटू 2 पाई ये क्या हो गया? टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग। तो बेटा आपके पास में क्या आ गया? ये बन गया क्यू, तो ई बना आपके पास में के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? नाउ if स्पेशल केस इसका, if x is very greater than a, x is very greater than a, then x is very greater than a। अगर x a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मीन्स जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सो वी कैन नेग्लेक्ट a। अगर ऐसा कभी होता है, देखिए सुनिए बात, बहुत नेग्लेक्ट करेंगे अपन आगे चल के भी, बहुत सारे डेरिवेशन अपने पास आने वाले हैं। इफ x इज वेरी ग्रेटर देन a, देन x is very greater than as compared to a, so we can neglect a in comparison with the x। तो a को नेग्लेक्ट करो, a को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब a को कितना मान लिया आपने? 0। तो x स्क्वायर द पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट। सो बेटा 2 कैंसिल आउट, ये कितना बचा नीचे? x क्यूब। कितना बच गया? x क्यूब। तो यहां पर बना आपके पास में इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर द पावर 3/2, ए स्क्वायर तो 0 हो चुका है, 2 कैंसिल आउट तो एक्स क्यूब, और x2 1x कैंसिल आउट तो इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा किसके इक्वल फॉर्मूला आ गया है? ये तो पॉइंट चार्ज ऐसा आ गया। अपन कह रहे थे चार्ज क्यू से x डिस्टेंस पर कितना होगा? ई इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये तो अपने कहा था, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो बेटा दूर से देखने पर अगर ऐसा हुआ तो दूर से देखने पर वो जो रिंग है वो रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी? है कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। क्लियर हुआ सबको बेटा? तो ये बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यहां पर था आपके पास में, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग अगेन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छी हेडिंग है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी हेडिंग है जिस पर सेंट्रल बोर्ड हर साल क्वेश्चंस को फोकस करता है, नॉट ओनली द सेंट्रल बोर्ड, एवरी स्टेट बोर्ड ऑल्सो फोकस ऑन दिस हेडिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। Okay beta, so actually the electric dipole consists total 5 subheadings. Electric dipole has 5 subheadings. वन बाई वन सबको क्लियर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे, इस पर जो थ्योरेटिकल जो इंटरनल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं
उन सब की भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, वहां से आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन वी कम्स टू द टॉपिक। सो नाउ what is the definition of electric dipole? What is the definition of electric dipole? Definition of electric dipole. It is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. It is a system of two equal and opposite charges. The system of equal and opposite charges. It is system of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना सिखाते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे, इसी डेफिनेशन से। देखो बेटा, इट इज ए सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली क्या एक सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने चार्ज होंगे? टू चार्जेस। हाउ मेनी चार्जेस बेटा? टू चार्जेस। और टू चार्जेस, और दोनों चार्ज कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रिक डायपोल हैज टू चार्जेस एंड बोथ चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होगी वो कैसी होगी? स्मॉल होगी। ये कैसा बन गया आपके पास में? इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब देखो बेटा, यहां पर ये तो मुझे पता चल गया कि दो चार्ज क्या है, देयर आर टू चार्जेस, और दोनों कैसे? इक्वल है, और कैसे हैं? अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं लिखता हूं 2 कूलम माइनस 2 कूलम। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 तो दोनों इक्वल हो गए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब हुआ कि वन इज द प्लस क्यू एंड सेकंड इज द माइनस क्यू। सो दिस इज द सिस्टम। ये एक सिस्टम हो गया मेरे पास में। इस सिस्टम में क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सो दिस सिस्टम हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये बात मुझे पता चली यहां से। तो इक्वल और अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो? इक्वल होगा। दोनों के साइन कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। उनको मैं इक्वल और अपोजिट कहूंगा। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कैसा रहेगा? बहुत कम रहेगा। तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा हूं यहां पर। वन इज द माइनस क्यू, सेकेंड इज द प्लस क्यू, and both charges are separated by a small distance, and here small distance is represented by 2a. This system is known as electric dipole. This system is known as electric dipole. तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो मैंने जो बनाया है उसको दोबारा से देखिए। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? इसके पास में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन वो स्मॉल है। स्मॉल मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत माइनर होता है। खैर ये तो मैंने जो यहाँ पर जो बनाया वो मैग्नीफाइड बनाया, वरना तो बहुत छोटा बना देता तो आपको दिखाई नहीं देता। सो दिस इज द मैग्नीफाइड डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है बेटा? दिस सिस्टम हैज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और इसी को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बेटा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डाइपोल एक्चुअली क्या एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्ज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, कितना होता है? वेरी स्मॉल, एंड दिस वेरी स्मॉल सेपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2a। बेटा किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद कीजिए द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वहां पर अपने एक एडिटिव प्रॉपर्टी बताई थी, और एडिटिव प्रॉपर्टी में कहा था द टोटल चार्ज, द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उन सब का आप क्या कर दीजिए? एल्जेब्रिक सम कर दे। यू विल गेट द टोटल चार्ज और द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज कैलकुलेट करो। कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं, Q1 प्लस Q2। सो Q इक्वल्स हु इज द Q1? Q1 इज द माइनस Q एंड Q2 इज द प्लस Q। तो बेटा टोटल चार्ज कितना आया? 0।
तो ध्यान रखना हमेशा, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज जीरो। डायपोल का जो नेट या टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, जीरो होता है। तो बेटा अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। ऐसा सोच रहे आप, बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हुआ। देखो भैया, एक मेरे पास में माइनस चार्ज है और एक मेरे पास में प्लस चार्ज है। दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इसका भी अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ चार्जेस। चाहे तो आप दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करो, चाहे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे में से माइनस करो। ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। एंड आई विल प्रूव दिस वन कि टोटल चार्ज जीरो होता है। आई हैव प्रूव्ड दिस वन। अगेन आई विल प्रूव दैट even adding, even subtracting the electric field of these charges, I will not get E equals to zero. Every time when I will add the electric field of both charges, I will get E is not equals to zero. When I minus electric field of one charge to the another charge, then again I will get E is not equals to zero. This one I will prove. So what we can say that the total charge of the electric dipole is zero, but the electric field of dipole is not zero. चलिए यहां पर प्रूव भी करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज ए वेक्टर। इट इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ए वेक्टर। तो देखिए बेटा, यहां पर सुना, ये मेरे पास में एक डायपोल माइनस Q एंड सेकेंड इज प्लस Q, सेपरेटेड बाय ये 2a डिस्टेंस। क्लियर। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P, हाउ आई विल कैलकुलेट, लेट्स सी। The dipole moment of electric dipole is equal to the product of magnitude of any charge and separation between charges। जैसे मैं डेफिनेशन भी यहां पर लिख देता हूं, यहां पर dipole moment of dipole is equal to the product of magnitude of any charge and separation between charges। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, डायपोल का डायपोल मोमेंट P किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है Q। भैया ये अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी कितना होगा, 2 कूलम का होगा। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड इज द 2 मींस मैग्नीट्यूड इज द Q। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। और चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a। सो P is equals to Q into 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी बेटा, चार्ज इज द कूलम, 2a is the separation and separation is the distance and the unit of distance is the meter, कूलम into meter। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
यस और नो? तो देखना यहां से, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं उसको, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। ये लो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो डायरेक्शन भी होगी, देखो मैं q इंटू 2a करके तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं बेटा मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। अब डायरेक्शन भी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, डायरेक्शन is always from minus q to plus q. Its direction is always from minus q to plus q. जो डाइपोल है उसके डाइपोल मोमेंट की p की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से कहां होती है? -2 प्लस। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां आती है? डाइपोल मोमेंट की -2 प्लस। ये क्लियर हुई है सब चीजें बेटा? तो यहां पर अपने डाइपोल क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस्ड हियर। इन द अपकमिंग क्लास we will discuss the more headings of the sub headings of the electric dipole. So till that, stay home, be safe, thank you.